मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय कन्या विद्यालय बूंदी। आज हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए प्रथम वर्ष का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, कथा साहित्य का जो कहानी वाला टॉपिक है, हम कहानी के विकास क्रम का अध्ययन पिछली क्लासों में करते हुए आए हैं। आज हम हिंदी कहानी के विकास का चौथा और जो अंतिम चरण है उसका अध्ययन यहाँ पर इस कालांश में करेंगे। तो हम बात करते हैं हिंदी कहानी के विकास के चौथे चरण यानी कि नई कहानी की। यानी हिंदी कहानी के विकास का जो चौथा चरण है वो नई कहानी के नाम से जाना गया है, जिसका प्रारंभ सन 1950 ईस्वी के बाद से माना गया। यानी नई कहानी का दौर कब आता है हिंदी कहानी साहित्य में? 1950 ईस्वी के बाद, यानी देश की आज़ादी के पश्चात नई कहानी प्रारंभ होती है। हमारी जो पुरानी कहानी है वो उसमें बहुत सारे पूर्वाग्रह विद्वान थे, लेकिन जो नई कहानी है वो इस पूर्वाग्रह से पूरी तरीके से मुक्त है। यानी कि नई कहानी में जो नए कहानीकार हुए थे उन्होंने अपनी आंखों पर जो पुराना जो पूर्वाग्रह का चश्मा था वो नहीं लगाया, जबकि पुराने कहानीकारों ने अपनी आंखों पर समाजवादी, नैतिकतावादी, रोमानी या हम कहें मनोविश्लेषणवादी इस तरह के विचारों से प्रेरित होकर कहानी लिखना प्रारंभ किया। लेकिन नई जो कहानी है, नए जो कथा लेखक है, उन्होंने अपनी कहानियों में इन सारे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर जीवन को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास किया। जीवन को यथार्थ रूप में देखने का, समझने का और समझाने का ये प्रयास नए कहानी लेखकों ने अपनी कहानियों के माध्यम से किया है। हम बात करें कि नई कहानी, सबसे पहले नई कहानी क्या है? तो भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी हुई कहानी। यानी व्यक्ति ने, समाज ने, लोगों ने जिस चीज को भोगा है, अपने को जिस दौर से देखा है, वही नई कहानी में व्यक्त हुआ है। नई कहानी को परिभाषित करते हुए हिंदी के प्रसिद्ध कथा लेखक कमलेश्वर जी कहते हैं कि नई और पुरानी और नई कहानी के बीच में जो बदलाव का बिंदु है वो है नई वैचारिक दृष्टि। कमलेश्वर जी कहते हैं कि पुरानी और नई कहानी के बीच बदलाव का जो बिंदु है वो है नई वैचारिक दृष्टि। यानी विचार करने की जो हमारी दृष्टि है, जो शैली है, वो उसमें नवीनता आ गई। यही नई कहानी और पुरानी कहानी के बीच अंतर कमलेश्वर जी मानते हैं। आज का जो कहानीकार है वो बहुत अधिक सूक्ष्मदर्शी हो गया, यानी कि वो गहराई से जाना चाहता है, उतरना चाहता है जीवन के अंदर, एवं संवेदनशील भी हो गया। बिना किसी लाभ लपेट के, बिना किसी लोभ लालच के वे तटस्थ रहते हुए जीवन की सच्चाई को यथार्थ रूप में व्यक्त करने का प्रयास करता है। यानी नया कहानीकार किसी से प्रभावित नहीं होता, ना किसी लोभ लालच के चक्कर में आता है, बल्कि उस यथार्थ को, भोगे हुए यथार्थ को लोगों के सामने उसकी सच्चाई के रूप में सामने लेकर आता है। स्वतंत्रता के पश्चात यानी 1950 के बाद, 1947 को देश आजाद हो जाता है, तो 1950 में जो हमारा संविधान लागू होता है, उसके पश्चात लोकतांत्रिक मूल्यों में, प्रजातांत्रिक मूल्यों में लोगों की आस्था थी कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होगा तो ये हमारी जरूरतें पूरी होगी। लेकिन जो प्रजातांत्रिक मूल्य थे, जो लोगों ने जो कल्पनाएं कर रखी थी, जो आदर्शवादी मान्यताएं थी, वो सारी झूठी साबित हो गई। यानी कि किसी को रोजगार की उम्मीद थी, वो नहीं बन पाई। यानी कि जीवन के कठोर यथार्थ से व्यक्तियों का सामना प्रारंभ हुआ। इसीलिए तो नई कहानी के अंदर नए विषय शामिल होते हैं, और उन नए विषयों में जो बात हम कर रहे हैं वो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं ने पूरे जनजीवन को प्रभावित किया। लोगों की मांग थी कि देश की आज़ादी के पश्चात इस लोकतंत्र में सबको रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, अशिक्षा खत्म होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लोगों का प्रजातांत्रिक मूल्यों से विश्वास उठने लगा। ऐसी स्थिति में कहानीकार ने जीवन को उसकी वास्तविक समस्याओं से अवगत करवाया। यही तो नई कहानी का विषय रहा है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को उजागर करना ही तो नई कहानीकारों ने किया है।
नई कहानी के विकास की हम याद करें तो 20वीं शताब्दी का जो छठा चरण है, 20वीं शताब्दी का छठा दशक, नई कहानी के विकास यहाँ से पूर्ण रूप में स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। 1955 में एक पत्रिका निकलती है कहानी नाम से। इस पत्रिका में जो कहानी प्रकाशित होती है वो कहानी कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से अलग होती है। यानी जो पुरानी कहानियों में होता है वो इस कहानी में, इस पत्रिका में प्रकाशित होने वाली कहानियों में नहीं है। यह विषय में बदलाव आता है। नई कहानी में जीवन के यथार्थ को ईमानदारी से साथ देखा गया और अपने आसपास कल्पना के साथ साथ कल्पना प्रस्तुत होते हुए भी नई कहानी अपने आसपास के जीवन से, अपने धरातल से जुड़ी हुई कहानी है। नई कहानी में विषय वैविध्य हमें मिलता है, यानी अनेक विषयों पर नई कहानीकारों ने अपनी कहानियों के कथानक को चुना है, जिनमें प्रमुख रूप से हम बात करें तो है ग्रामीण अंचल की कहानियां। यानी कि ऐसी कहानियां जिसने पाठकों को सबसे ज्यादा अपनी तरफ आकृष्ट किया है वो है ग्रामीण अंचल की कहानियां। ग्रामीण अंचल की कहानियां हम बात करें तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, ऐसी कहानियां जिसमें ग्रामीण जीवन की समस्याओं को, ग्रामीण जीवन के परिवेश को उजागर किया गया है, तो वो कहानियां ग्रामीण जीवन से संबंधित थी। ऐसे 3 कहानीकार प्रसिद्ध हुए थे, शिव प्रसाद सिंह, मार्केंड और फणीश्वरनाथ रेणु। शिव प्रसाद सिंह के जो कहानी संकलन है वो है आर पार की माला, मुर्दासराय, इन्हें भी इंतजार है आदि। ये शिव प्रसाद सिंह के ग्रामीण जीवन से संबंधित कहानी संकलन है। इसी प्रकार मार्केंड के जो कहानी संकलन है वो है महुए का पेड़, भूदान, हंसा जाई अकेला। फणीश्वरनाथ रेणु बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। इनकी कहानियों में जो प्रमुख विशेषता हमें मिलती है वो है आंचलिकता। इनकी कहानियों में आंचलिकता उभरकर सामने आती है। ग्रामीण जीवन के अंतर भी एक अंचल विशेष, एक स्थान विशेष से संबंधित कहानियां फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है और इनकी जो कहानियां प्रसिद्ध हुई है उनमें है लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। रेणु जी की प्रसिद्ध कहानियां हैं जिनमें वहां के किसी अंचल का वर्णन इन्होंने किया है और काफी प्रभावित हिंदी कथा साहित्य को इन्होंने किया है। अगली हम कहानियों की बात करें विषय वैविध्य की दृष्टि से तो नगर बोध की कहानियां भी 1960 के बाद लिखी गई, यानी नगरीय जीवन से संबंधित, नगरीय जीवन कह लो, शहरी जीवन कह लो, तो शहरी जीवन से संबंधित जो कहानियां हैं वो इस काल में लिखी गई। शहरी जीवन में किस प्रकार की एक सतही सहानुभूति यानी ऊपरी दिखावापन जो मिलता है, इसके अलावा आंतरिक ईर्ष्या, स्वार्थपरता, जीवन की कृत्रिमता, ये शहरी जीवन में मिलने वाले गुण हैं। लोग ऊपर से दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से जलते हैं, आंतरिक ईर्ष्या उन्हें मिलती है, स्वार्थ की भावना उनके अंदर होती है और जीवन को कृत्रिम रूप दिया जाता है, वास्तविक रूप नहीं। जीवन की कृत्रिमता की ओर सभी दौड़े जा रहे हैं, वो नई कहानी में, शहरी बोध में हमें मिलती है। और ऐसे कहानीकारों में हम बात करें तो मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ये वो कहानी लेखक हैं जिन्होंने शहरी जीवन से संबंधित कहानियां लिखी। मध्यकालीन मूल्यों का पतन और नवीन वैज्ञानिक सोच ने इन कहानियों को प्रभावित किया। आधुनिक बोध से उत्पन्न हम लोग आधुनिकता तरफ जाते हैं और इस आधुनिकता की तरफ भागते हुए व्यक्ति अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि वो परिवार से दूर हो जाता है और अपना एकाकी जीवन प्रारंभ करता है। उस एकाकी जीवन में क्या होता है कि वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है और कुंठित अवस्था में तनाव, डिप्रेशन का भयंकर शिकार हो जाता है। तो ये नगर बोध की कहानियों में इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के अंदर हमें बताया है। हम बात करें हिंदी कहानी लेखिकाओं की, यानी महिला जिन्होंने नई कहानी दौर में प्रवेश किया और हिंदी कथा जगत को और आगे ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसे कहानी लेखिकाओं में उषा प्रेमवंता जी,
मन्नू भंडारी जी, कृष्णा सोपती, शिवानी, मेरुनिसा परवेज, रजनी और परिकर का नाम भी हम ले सकते हैं। ये वो प्रमुख कहानी लेखिका है जिन्होंने नई कहानी को और गति देने का प्रयास किया। पति पत्नी एवं नारी पुरुष के संबंधों पर भी को इन्होंने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। हम बात करें मन्नू भंडारी की, तो मन्नू भंडारी ने स्त्री और पुरुष के जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, उनको अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया। मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध जो कहानी संकलन है वो है मैं हार गई, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर और यही सच है। ये मन्नू भंडारी जी के प्रमुख कहानी संकलन है जिसमें स्त्री और पुरुष के संबंधों पर उन्होंने कहानियां लिखी। प्रेम और विवाह के कटु मधुर जो संबंध होते हैं उन पर भी कुछ कहानी लेखिकाओं ने कहानियां लिखी है, जैसे कमलेश्वर, बयान, राजा निर्वंशिया, राजेंद्र यादव की टूटना, मन्नू भंडारी की यही सच है, मोहन राकेश की अपरिचित और अमरकांत की जिंदगी और जो। इन जो कहानियों में हमें जो कथानक मिलता है वो टूटी हुई नारी या टूटे हुए पुरुष, यानी हताश, निराश और कुंठित, तनावग्रस्त ऐसे नारी और पुरुष के जीवन पर इन कहानीकारों ने कहानियां लिखी। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम कहें तो हिंदी जो कहानी की जो विकास यात्रा है उसमें नई कहानी एक महान उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि इसने समाज को जो विषय दिए वो जीवन के यथार्थ से जुड़े हुए, जीवन की वास्तविकता से उसमें ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया गया है। और मूल्यहीनता का जो आरोप नई कहानी पर कुछ आलोचकों ने लगाया है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि नई कहानी में मूल्यहीनता नहीं है बल्कि मूल्यों का परिवर्तन है। यानी यहाँ पर जो विषय चुने गए हैं वो दूसरे यथार्थ से जुड़े हुए हैं, वास्तविकता और ईमानदारी से संबंधित है। तो हम नई कहानी में मूल्यहीनता का आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मूल्यहीनता नहीं होगा, मूल्यों का परिवर्तन है। एक प्रकार से नई कहानी ने मनुष्य जीवन को उसकी वास्तविक समस्याओं से अवगत करवाया है। धन्यवाद।